Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So इसके पहले वाले सेशन में हमने कवर कर लिया था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स के बारे में, दोनों के बारे में हमने कवर किया था। क्या क्या चेंजेस आते हैं इन मेल्स एंड फीमेल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, ऑलराइट, इनको इनिशिएट कौन करता है। कोई तो ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, कोई तो इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई तो मैसेज चाहिए कि जिससे पता चले कि हाँ अब ये चेंजेस लाने हैं बॉडी में, ऑलराइट। तो ये पॉसिबल होता है किसकी हेल्प से? हॉर्मोन्स की हेल्प से। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ऑलराइट। जैसे कि हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए नर्व इम्पल्स का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम लोग किसके ट्रांसफ़र के लिए, मैसेज की ट्रांसफ़र के लिए हॉर्मोन्स को भी यूज़ करते हैं, ऑलराइट। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं और कितनी मात्रा में रिलीज होते हैं, ऑलराइट। तो जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं तो इन मेल्स मैंने आपको बताया था कि हॉर्मोन्स क्या क्या होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल्स में मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल के लिए, एंड फीमेल्स के लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑलराइट। तो ये हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? ये हॉर्मोन्स जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ऑलराइट। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डक्टलेस यानी कि डक्ट, DUCT, डक्टलेस, ऑलराइट। तो ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब इसमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, कोई स्पेसिफिक वेसल या फिर कोई स्पेसिफिक पाथवे नहीं होता इसका। ये क्या होते हैं, डायरेक्टली इनका सिक्रीशन कहाँ होता है? ब्लड में होता है, ऑलराइट। तो जब ब्लड में इनका सिक्रीशन हो जाता है तो ब्लड इन्हें कैरी करके इनके टारगेट साइट तक ले जाता है, ऑलराइट। नाउ व्हाट इज टारगेट साइट? ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये है डक्टलेस, ओके। अब टारगेट साइट क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड streams to reach a particular organ called target site। जहां उस हार्मोन को एक्ट करना है उस ऑर्गन को या साइट को कहते हैं टारगेट साइट। जहां की हार्मोन का एक्शन दिखेगा उसे हम क्या कहते हैं? टारगेट साइट कहते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। These hormones stimulate testes and ovaries to release their respective male and female gametes। अब क्या होता है, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है या ईस्ट्रोजन है, ये किसको स्टिमुलेट करते हैं? सेक्स ऑर्गन्स को, यानी कि मेल्स में टेस्टिस को एंड फीमेल्स में ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं कि अब अपने अपने गैमेट्स जो है, जर्म सेल्स जो हैं वो रिलीज करने का टाइम है, ऑलराइट। फीमेल्स में क्या होता है कि हर मंथ ये गैमेट्स रिलीज होते हैं। मेल में क्या होता है कि मेल में जो फॉर्मेशन है स्पर्म्स का वो कंटिन्यूअस रहता है, एंड इफ ये जो स्पर्म्स है ये यूज में नहीं आते तो ये यूरिनेशन के थ्रू बाहर भी निकल जाते हैं, ऑलराइट। समझ में आ रही है बात? तो इन हॉर्मोन्स का बेसिक फंक्शन क्या है कि स्टिमुलेट करना किसे? सेक्स ऑर्गन्स को टू रिलीज देयर रिस्पेक्टिव गैमेट्स, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। इट ऑल्सो इनिशिएट्स बॉडी चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे थे वो क्या है? बॉडी चेंजेस है, बॉडी में चेंज हो रहा है, ऑलराइट। तो इस चेंजेस को भी ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं, ऑलराइट। तो ये जो आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम है मैकेनिज्म का, कि किस तरह से ये मैकेनिज्म चलता है। अब जो टेस्टोस्टेरोन की रिलीज है या फिर ईस्ट्रोजन की रिलीज है, ये कंट्रोल होता है एक और हार्मोन से जो कि सिक्रीट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, अपना हार्मोन सिक्रेट करता है ताकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की सिक्रेशन हो। देन जब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की सिक्रेशन हो जाती है तो अब ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स को जाकर के स्टिमुलेट करते हैं कि गैमेट रिलीज का अब टाइम हो चुका है। ओके, समझ में आई बात। अब हम इस मैकेनिज्म के थ्रू समझ लेते हैं इसी बात को जो मैंने अभी आपको बताई कि ये मैकेनिज्म कैसे चलता है। सो द फर्स्ट थिंग इज hormones from the pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in males and estrogen in females. पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन आती है वो क्या स्टिमुलेट करती है, किसको, पहले टेस्टिस को और ओवरीज को स्टिमुलेट करती है, क्या रिलीज करने के लिए, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए। अब जब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गया है तो released in the blood stream and reach parts of the body target site. एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन तो रिलीज हो गया। ऑलराइट, अब क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, इसका काम क्या है, इसका काम है फर्स्ट तो गैमेट स्टिमुलेट करना सेक्स ऑर्गन्स को। ऑलराइट, एंड सेकंड जो काम है, जो चेंज लाना है उससे बॉडी पार्ट्स में, उसके लिए क्या करना होगा, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट बढ़ानी है तो उसको क्या करना होगा, बोन्स में जाना होगा, उनका इलोंगेशन करनी होगी। ऑलराइट, और मान लेते हैं कि हम लोग शोल्डर को ब्रॉडन करना है तो उनको मसल्स में जाना होगा, मसल्स का वॉल्यूम बढ़ाना होगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें क्या है, बोन्स एंड मसल्स, ये सब हैं टारगेट साइट्स। अब जब ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ब्लड में रिलीज हो जाएगा तो अब ब्लड इनको कैरी करके इनके टारगेट साइट तक ले जाएगा। देन लास्ट इज इट स्टिमुलेट्स चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द पर्सन। ओके, अब क्या होता है, वो बॉडी में चेंजेस लाती है, कब, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। समझ में आ गई ये बात, ये प्रोसेस क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जब हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि गैमेट रिलीज के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक इवेंट होता है जहां की जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज करता है। मान लेते हैं ये एग है एंड ये जो स्पर्म है ये इस एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ऑलराइट, ये मैंने आपको बताया था। बट अगर स्पर्म्स अवेलेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए तो फिर क्या होगा, अगर स्पर्म्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन एग अवेलेबल है, मेरे पास एग जो है वो अवेलेबल है लेकिन स्पर्म्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो क्या होता है कि जब हमारी प्यूबर्टी शुरू होती है, गर्ल्स की प्यूबर्टी की एज शुरू होती है, तो यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ग्रोइंग एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। तो जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है यहाँ पे, तो जब एग रिलीज हो जाती है ओवरी से, मान लेते हैं कि एक एग रिलीज हुआ ओवरी से, ऑलराइट, तो अगर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये यूट्रस में इधर पे आके क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये दिस विल रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। ऑलराइट, पर अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एम्बेडेड नहीं हुआ, मान लेते हैं कि स्पर्म्स अवेलेबल नहीं है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ऑलराइट, तब क्या होगा कि अब ये जो यहाँ पर जो वॉल्स हैं ये क्या हुआ है, खुद को प्रिपेयर किया है इन्होंने टू रिसीव अ ग्रोइंग एम्ब्रियो। ऑलराइट, तो प्रिपेयर कर रखा है इन्होंने खुद को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स
प्रेजेंट है। ऑलराइट, इन्होंने खुद को प्रिपेयर किया। मान लेते हैं कि इवेंचुअली क्या हुआ कि स्पर्म्स अवेलेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, तब क्या होगा कि ये लाइनिंग 1-2 दिन के लिए वेट करेगी एंड इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये लाइनिंग क्या होगी, ये लाइनिंग ब्रेक कर जाएगी। ऑलराइट, ये सारी लाइनिंग ब्रेक कर जाएगी एंड दिस लाइनिंग विल shed off the vagina in the form of blood, mucus and with the unfertilized egg. Alright, ये लाइनिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक करके वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ये पार्ट क्या है, ये वजाइना है, ये यूट्रस है एंड दीज आर द ओवरीज। तो ये लाइनिंग क्या होगा कि शेड ऑफ हो जाएगी फ्रॉम द वजाइना विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। ऑलराइट, अब क्या होगा कि ये लाइनिंग की शेड होने के बाद एक नई लाइनिंग बनेगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि हर 28 डेज में हर एक ओवरी से, जैसे इस मंथ इस ओवरी से रिलीज हुआ तो जो सेकेंड मंथ होगा वो इस ओवरी से एग रिलीज होगी। तो ऑल्टरनेटिवली दोनों ओवरीज से एग रिलीज होगी हर मंथ। ऑलराइट, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एंड द ब्रेकिंग डाउन एंड रिमूवल ऑफ द थिक सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस along with blood, unfertilized egg and mucus is known as menstruation. इसको क्या हम बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इस पूरे साइकिल को। एंड पर्टिकुलरली जब ब्लड फ्लो होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेनार्क। मेनार्क हम किसे कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, उसे हम क्या कहते हैं, मेनार्क। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड मेनार्की। ओके, नेक्स्ट इज मेनोपॉज। मेनोपॉज किसे कहते हैं, हम आइए देखते हैं। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टॉपेज हो जाती है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। समझ में आई बात? अगर कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर पार्चुरेशन इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के पहले जो हम लोग सेक्स डिटरमाइन करते हैं चाइल्ड का, तो उसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये पॉसिबल कैसे होता है? देयर इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। दिस इंस्ट्रक्शन इज present in the thread-like structure called chromosome in the fertilized egg. अब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई मैसेज चाहिए कि बेबी का सेक्स क्या होना चाहिए, तो ये जो इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर, ये कहाँ स्टोर्ड होती है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, जिसमें क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है इन द फर्टिलाइज्ड एग। जब एग फर्टिलाइज हुआ, अब जब एग फर्टिलाइज हो गया है तो उसमें हमें क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 हुआ। ऑलराइट, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो 22 क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि गोरा होगा, काला होगा, बाल लंबा होगा या बाल छोटा होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। एंड जो एक पेयर होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। एक पैर क्या होता है, सेक्स के लिए होता है, सेक्स क्रोमोसोम के लिए होता है। ऑलराइट, तो ये एक पैर जो होता है ये क्या होता है, ये हम पता लगाते हैं। फीमेल में क्या होता है, जब कोई फीमेल होती है उसमें एक्स एंड एक्स का पैर प्रेजेंट होता है। 23 क्रोमोसोम होते हैं, मैंने बताया 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि दो होंगे। तो एक पैर में कितना होगा, 2 होगा। हाँ, तो एक एक्स होता है एंड दूसरा भी एक्स होता है। पर मेल्स में क्या होता है, इन मेल्स एक एक्स होता है एंड दूसरा वाई होता है। ऑलराइट, एक अलग होता है। ऑलराइट, समझ में आई बात? अब जो गैमेट होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं यानी कि स्पर्म जो होते हैं या फिर जो एग होता है, उसमें एक एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है।
अगर 2-2 प्रेजेंट होगा तो कैसे होगा, 4 हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में। ऑलराइट, तो जो 2 है उसको तो हमको मेंटेन करना है। ऑलराइट, तो फीमेल से भी एक क्रोमोसोम आता है, यानी कि X ही आएगा क्योंकि दोनों X है। अब मेल से क्या होता है, X भी आ सकता है एंड Y भी आ सकता है। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्लियरली दिया हुआ है कि ओवा जो होगा उसमें हमेशा X ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि फीमेल क्या दे सकती है, X ही दे सकती है, क्योंकि दोनों क्या है, X ही क्रोमोसोम है उसके पास। ऑलराइट, तो जो क्रोमोसोम होगा वो X ही प्रेजेंट होगा एग में। अब डिपेंड किस पे करता है, जो स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर रहा है उस पे डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द बेबी। यानी कि अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, बॉयज होंगे, या अगर X क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइज कर दिया तो ऑफस्प्रिंग क्या होगी, गर्ल होगी। समझ में आई बात? फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। जो फीमेल होती है उसमें 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड जो मेल होता है उसमें एक X होता है एंड एक Y होता है। तो जो 50% स्पर्म्स होते हैं, 50% जो स्पर्म होंगे उनके पास X क्रोमोसोम होगा एंड जो 50% स्पर्म्स होंगे उनके पास Y क्रोमोसोम होगा। अगर ओवा को फर्टिलाइज किया Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने तो ऑफस्प्रिंग बॉय होगा, और अगर ओवा को फर्टिलाइज किया X वाले क्रोमोसोम ने, X वाले स्पर्म ने सॉरी, तो ऑफस्प्रिंग गर्ल होगी। समझ में आई बात? अगर सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है उसमें हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के। सो आप NCERT जो बुक है आपकी उसको पढ़ते रहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। वीडियो में ऐसे तो मैंने वीडियो में क्लियर कर ही दिया है सब कुछ, बट उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। Until then, keep watching. Bye bye.